जरा सोचिए, मिट्टी के रास्ते, कच्चे मकान और ठहरी हुई सी जिंदगी। लेकिन आज कहानी बिल्कुल बदल चुकी है। आज हम एक ऐसी सच्चाई के बारे में बात करेंगे जहां इन्हीं मिट्टी के रास्तों ने सीधे डिजिटल QR कोड्स तक का एक लंबा और शानदार सफर तय किया है। तो सबसे बड़ा सवाल जो दिमाग में आता है वो ये कि एक बिल्कुल पारंपरिक गांव आखिर इस फास्ट पेस्ड डिजिटल युग में कैसे पहुंच गया। ये सिर्फ नए फोन्स या तकनीक के आने की बात नहीं है। इसके पीछे लोगों के जज्बात हैं, उनका लंबा संघर्ष है और सदियों पुरानी परंपरा के साथ आधुनिक तकनीक का एक जबरदस्त संगम है। चलिए इस पूरी कड़ी को जोड़ने की कोशिश करते हैं। चलिए इसमें थोड़ा डीप डाइव करते हैं। आज किसी गांव के नुक्कड़ पर चाय पीने जाइए। वहां चाय वाला अपना पूरा हिसाब किताब UPI पर चला रहा है। वहीं दूसरी तरफ 4G इंटरनेट ने एक किसान के बेटे को बैठे बैठे ग्लोबल एजुकेशन से जोड़ दिया है। ये हमारा नया दौर है जहां गांव का आम आदमी अब सीधे मुख्यधारा से जुड़ रहा है। शुरुआत करते हैं इस बड़े बदलाव के सबसे पहले हिस्से से। ग्रामीण भारत की इस डिजिटल क्रांति की नींव आखिर पड़ी कैसे? एक जबरदस्त आंकड़ा है ये, 6,15,836। जी हाँ, इतने गांव अब 4G मोबाइल कनेक्टिविटी से जुड़ चुके हैं। एक वक्त था जब इंटरनेट एक लग्जरी हुआ करती थी, पर अब डेटा इतना सस्ता हो गया है कि पूरी दुनिया की जानकारी, दुनिया भर के मार्केट्स एक किसान की मुट्ठी में उसके स्मार्टफोन में सिमट आए हैं। अब इस कनेक्टिविटी का सबसे बड़ा असर कहां दिखा? वो है लोगों के पैसों के लेन देन में। यहां से शुरू होता है UPI का असली जादू। अब यहां जो सच्चाई सामने आती है वो सच में चौंकाने वाली है। ध्यान दीजिएगा, गांव के युवा शहर के युवाओं को इस मामले में पीछे छोड़ चुके हैं। जनवरी से मार्च 2025 के फिगर्स बताते हैं कि 15 से 24 साल के लगभग 86.7% ग्रामीण युवा UPI इस्तेमाल कर रहे हैं, जबकि शहरों में यह आंकड़ा सिर्फ 74.4% ही है। कौन सोच सकता था ऐसा? और आम लेन देन को ही देख लीजिए, आज 57% लोगों की पहली पसंद UPI बन चुका है। कैश का इस्तेमाल घटकर अब सिर्फ 38% रह गया है। इसका सबसे बड़ा कारण क्या है? सिंपल सी बात है, दुकानदारों को कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं देना पड़ता और इसकी सुविधा इतनी आसान है कि हर कोई इससे जुड़ना चाहता है। इसके बाद जो तीसरी कड़ी है जिसने इस बदलाव को और रफ्तार दी, वो है ई-गवर्नेंस और उसमें कॉमन सर्विस सेंटर्स यानी CSC यानी कॉमन सर्विस सेंटर्स की अहम भूमिका। 6.5 लाख पिछले 10 सालों में इन सर्विस सेंटर्स में करीब 680% की धमाकेदार ग्रोथ हुई है। सोचिए, 2025 में ये 6.5 लाख CSC गांव-गांव में जरूरी सुविधाओं के नए हब बन गए हैं, एक छत के नीचे तमाम डिजिटल सर्विसेज। थोड़ा इसको और समझते हैं कि ये काम कैसे करता है। दरअसल ये पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप का एक बेहतरीन 3 टियर मॉडल है। सबसे ऊपर होती है स्टेट डेजिग्नेटेड एजेंसी, फिर आती है उस इलाके को संभालने वाली सर्विस सेंटर एजेंसी, और ग्राउंड लेवल पर सबसे अहम कड़ी होते हैं हमारे VLE यानी विलेज लेवल एंटरप्रेन्योर्स। ये वो लोग हैं जो सीधे अपने गाँव वालों को बिना किसी परेशानी के बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से सर्विसेज देते हैं। और एक ऐसी बात जो सच में दिल खुश कर देती है वो ये कि आज पूरे देश में करीब 74,000 महिलाएं इन VLE के रूप में काम कर रही हैं। ये महिलाएं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ अपने घरों से अपने डिजिटल बिजनेस चला रही हैं। एक तरह से ये ग्रामीण अर्थव्यवस्था की एक बिल्कुल नई तस्वीर है। चलिए अब इस इंफ्रास्ट्रक्चर का सीधा असर लोगों की पढ़ाई और उनको मिलने वाले सरकारी फायदों पर देखते हैं। आज हाई स्पीड इंटरनेट ने उन दूरियों को मिटा दिया है जो कभी सबसे बड़ी रुकावट लगती थी। अब दूर दराज बैठा एक छात्र आराम से ई-लर्निंग से पढ़ाई कर रहा है। बीमार होने पर लोग घर बैठे टेलीमेडिसिन से शहरों के बड़े डॉक्टर से सलाह ले रहे हैं, और महिलाएं बैंकिंग से लेकर सारे जरूरी काम बड़ी आसानी से खुद मैनेज कर रही हैं। और सरकार की योजनाओं को भी तो देखिए। डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी DBT ने तो जैसे पूरा सिस्टम ही बदल डाला है। इस एक कदम ने पूरे 3.48 लाख करोड़ रुपए बचा लिए। कैसे? क्योंकि अब पैसा सीधे लाभार्थी के मोबाइल और बैंक अकाउंट में आता है। बीच के जितने भी बिचौलिए थे उनकी तो पूरी तरह से छुट्टी हो गई। लेकिन रुकिए, तस्वीर का एक दूसरा रुख भी है जिससे हम मुंह नहीं मोड़ सकते। वो है वो फासला, वो डिजिटल खाई जो अभी भी भरनी बाकी है। अगर हम झारखंड की एक रिसर्च स्टडी पर नजर डालें तो कई ग्राउंड रियलिटीज सामने आती हैं, जैसे कि वहां के कठिन पहाड़ी इलाके, बार बार बिजली का आना जाना, लोगों में डिजिटल जागरूकता की कमी, और हाँ, नई तकनीक को लेकर थोड़ा सा डर या पारंपरिक हिचकिचाहट। ये सब मिलकर उन रिमोट और आदिवासी क्षेत्रों में इस विकास को काफी धीमा कर देते हैं। और एक सच्चाई ये भी है और थोड़ी चिंताजनक है कि आज भी ग्रामीण भारत के लगभग 40% परिवारों के पास एक भरोसेमंद इंटरनेट कनेक्शन नहीं है। इसे सिर्फ एक तकनीकी कमी मत समझिए, इसकी वजह से सामाजिक और आर्थिक फासले और बढ़ रहे हैं, जो बिल्कुल ठीक नहीं है। तो फिर सवाल उठता है, आगे क्या? कैसा होगा आने वाले कल का डिजिटल भारत? देखिए, एक टैप पर मोबाइल से पेमेंट होना अब बहुत आम बात लगने लगी है, पर जरूरत यह है कि ऐसी सुविधाएं देश के आखिरी इंसान तक पहुंचे।
इन बची हुई चुनौतियों को पार करने के लिए अब सबसे ज्यादा जरूरी है कि डिजिटल साक्षरता यानी डिजिटल लिटरेसी प्रोग्राम्स और इंटरनेट के जाल को और ज्यादा टारगेटेड तरीके से आगे बढ़ाया जाए। डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज की एक इम्पैक्ट एनालिसिस रिपोर्ट में एक ऐसी बात कही गई है जो इस पूरे सफर को बहुत खूबसूरती से समेटती है। उसमें लिखा है, यह सिर्फ एक वित्तीय क्रांति नहीं है, यह देश के लिए एक सामाजिक और आर्थिक बदलाव है। सच में ये एक वाक्य इन ग्रामीण समुदायों की पूरी उड़ान का बेहतरीन सार है। तो इस चर्चा के अंत में हमें इस एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल पर सोचना होगा। जो आबादी आज भी ऑफलाइन है, जो इस वेव में पीछे छूट गई हैं, उन्हें हम इस डिजिटल दायरे में पूरी तरह से कैसे लेकर आएं? क्योंकि जब हम नए भारत की बात करते हैं तो शर्त यही होनी चाहिए कि समाज का कोई भी वर्ग पीछे न छूटे। इसी विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं।